हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। तो आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीबी पर। आज की वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं मैथ्स पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यानी कि हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, देखिए इससे पहले मैथ्स की 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं प्रीवियस ईयर की, और उससे पहले 5 वीडियोज़ मैंने कंटेंट की अपलोड की थी, जहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट, वर्ड मास रूल मैंने आपको बताया था। ठीक है, और फ्रैक्शन मैंने आपको समझाई थी। फ्रैक्शन और प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सभी मैंने 5 वीडियो में समझाया हुआ है। अब देखिए आज के जो क्वेश्चंस हैं उनसे मैंने जो कॉन्सेप्ट है कुछ का तो समझाया हुआ है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बताया है, फॉर्मूले नहीं बताए हैं। तो मैं एक काम करूँगी, एक वीडियो और अपलोड करूँगी मैथ्स के कंटेंट को लेकर। 5 वीडियो हो चुकी हैं, 5 या 6 वीडियो हो चुकी हैं लगभग। ठीक है, इतना रिमेंबर नहीं है मुझे, 5 हुई हैं 6 हुई हैं एग्जैक्ट। ठीक है, तो एक वीडियो में और अपलोड करूँगी और जो भी कंटेंट रह गया होगा वो 1-2 वीडियो में और कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी कि जो क्वेश्चन होता है ना, उसी में आंसर छिपा होता है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, वहीं से जो भी उसमें दिया हुआ होता है वहीं से उसका आंसर निकलता है। बस आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगाने की ज़रूरत होती है। अब जैसे है कि हम अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर, यानी कोई स्क्वायर है। ठीक है, उसका जो पैरामीटर है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। एक आयत है यानी रेक्टेंगल है, उसकी जो चौड़ाई है, ब्रेड्थ है, वो इस वर्ग की चौड़ाई के, इस वर्ग की ब्रेड्थ के क्या है, बराबर है। और लंबाई यानी लेंथ इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, यानी कि डबल है। तो इन्होंने निकलवाया क्या है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो वहीं से निकलता है। अब देखिए किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर इन्होंने दिया हुआ है। अब देखिए आपको इसके लिए फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तभी आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन उनसे मेंसुरेशन वाले यानी क्षेत्रमिति वाले, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि ये जो मेंसुरेशन होती है उसमें आपको फॉर्मूले तो पता ही होना चाहिए। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सारे फॉर्मूलेस आपको पता होने चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, आप 1-2 बार पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, और मैं तो कहूँगी कि आप 2-4 बार जब क्वेश्चन ही करोगे ना, बार बार जब वो चीज़ें रिपीट होंगी तो भी आपके ये फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो वर्ग का परिमाप होता है, देखिए 4 गुणा भुजा। ठीक है, क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, यानी कि साइड। ठीक है, अब वर्ग होता क्या है, तो वर्ग वह होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि ABCD मान लिया हमने, एक वर्ग है यानी एक स्क्वायर है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, ये भी और ये भी, यानी कि वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब आयत की बात करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आयत का भी डिस्कशन हुआ। तो आयत क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो आयत वह होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें क्या था, सभी भुजाएं बराबर थी, और इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। यानी कि अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगी, और ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ग का परिमाप हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि वर्ग का परिमाप तो हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम भुजा यानी कि साइड निकाल लेंगे, तो भुजा बराबर हो जाएगा 20/4, यानी 20/4, और 4 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स। तो भुजा यानी कि वर्ग की एक साइड आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, और मैंने आपसे कहा था कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये वाली भी 5 सेंटीमीटर, और ये वाली भी, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई सभी कैसे हो जाएंगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आयत की। आयत में क्या बताया था मैंने, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इतना हो गया, अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए जो हमने निकाल लिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो भुजा यानी साइड, यानी हम बोल सकते हैं लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर हमारे पास आ गया है 5 सेंटीमीटर। ये किसकी है, वर्ग की है। मैंने बताया था वर्ग की चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, कैसी होती है, बराबर होती है। अब बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, यानी कि जो आयत है, मैंने आपको बताया था आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि A B C और D, ये तो होगी लंबाई और ये होगी हमारी चौड़ाई। ठीक है,
ये कह रहा है कि आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। तो आयत की वर्ग की चौड़ाई कितनी है 5, तो आयत की चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे पढ़ो। और लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, यानी कि जो लेंथ है वो इसकी चौड़ाई की कितनी है 2 गुनी है, यानी डबल है। यानी कि लंबाई चौड़ाई अगर 5 है तो दुगुनी यानी कि डबल इसकी लंबाई हो जाएगी, और लंबाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो लंबाई आ गई इसकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई आ गई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकलवा रहा है, तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए लंबाई हमारी निकली थी 10 और चौड़ाई निकली थी हमारी 5। इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देख लीजिए 50 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 50। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको फॉर्मूला आता है ना तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि मैं कल एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको सारे फॉर्मूलेस बताऊँगी, चाहे वो त्रिभुज का हो, ठीक है, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो चतुर्भुज का हो, त्रिभुज का हो, वर्ग का हो, आयत का हो, उन सभी फॉर्मूलास को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा बक्से बी की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ओके, बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका आयतन निकालना है, इसका आयताकार बक्से का। और हमें ये बताना है, हमारे पास 2 बक्से हैं, बॉक्स ए और बॉक्स बी। ये जो बॉक्स ए है वो बॉक्स बी के आयतन का कितना गुना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। देखिए बहुत ही बेसिक सा और इजी क्वेश्चन है और आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस है, अगर डेली लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप जैसे फ्रूट्स वगैरह खरीदने जाते हो या फिर सब्जियां वगैरह खरीदने जाते हो तो आपको जो मोल भाव जो बार्गेनिंग करनी पड़ती है, इतने किलोग्राम कितने का हुआ। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हो। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं बहुत पूछे जाते हैं सीटेट के पेपर 1 में। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये है, कितना है 5.50 रुपीज़। ठीक है, तथा 1 किलोग्राम सेब एप्पल का मूल्य जो है कितना है 80 रुपये, यानी 1 किलोग्राम सेब कितने के हैं 80 के हैं। 1 किलोग्राम सेब इक्वल्स टू 80 रुपये। ठीक है, तो उन्होंने पूछा क्या है, 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा। कुछ नहीं करना है, देखिए इस एक संतरे का मूल्य हमें दिया हुआ है, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य निकालना है और 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य निकालना है, उन दोनों को जोड़ना है। अब देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक संतरे का मूल्य कितना है 5.5 रुपये, यानी कि एक संतरा है हमारा 5.5 रुपये का, यानी 5.50 रुपीज़ का। ठीक है, अब कह क्या रहा है 1.5 दर्जन संतरे, 1.5 दर्जन का हमें निकालना है। तो देखिए 1 दर्जन में कितने होते हैं 12 संतरे होते हैं, चाहे संतरे हों चाहे केले हों, 1 दर्जन में 12 संतरे। ठीक है, 1.5 दर्जन यानी आधा दर्जन, और तो आधा दर्जन में कितने हो जाएंगे 6 संतरे। ठीक है, 12 और 6 कितना हो गया 18, यानी कि 1.5 दर्जन में कितने संतरे हो गए 18। अब 1 दर्जन में एक जो संतरा है वो आ रहा है 5.50 रुपये का, यानी 5.5 रुपये का। तो 18 संतरे कितने के आएंगे, तो 18 गुणा 5.50, इसका कर लेंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा तो हम इसको नीचे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 को 5.50 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये। अब 1 किलो सेब का मूल्य दे रखा है 80 रुपये, और ये क्या पूछ रहा है 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य, ये भी निकालना है। तो देखिए 1 और 3/4 को हम कैसे लिखेंगे, 1 सही 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4। अब ये हमारी क्या है एक मिश्रित भिन्न है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 एकम 4, फिर इसको 3 को ऊपर वाली संख्या को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगी हमारी 7/4। ठीक है, अब जब 1 किलो सेब का मूल्य हो गया 80 रुपये, तो 7/4 जो सेब है उसका मूल्य कितना होगा, तो इसका। अब देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक संतरे का मूल्य कितना है 5.5 रुपये, यानी कि एक संतरा है हमारा 5.5 रुपये का, यानी 5.50 रुपीज़ का। ठीक है, अब कह क्या रहा है 1.5 दर्जन संतरे, 1.5 दर्जन का हमें निकालना है। तो देखिए 1 दर्जन में कितने होते हैं
12 संतरे होते हैं, चाहे संतरे हों चाहे केले हों, 1 दर्जन में 12 संतरे, ठीक है। 1.5 दर्जन यानी आधा दर्जन और, तो आधा दर्जन में कितने हो जाएंगे 6 संतरे, ठीक है। 12 और 6 कितना हो गया 18, यानी कि 1.5 दर्जन में कितने संतरे हो गए 18। अब 1 दर्जन में एक जो संतरा है वो आ रहा है 5.50 रुपये का, यानी 5.5 रुपये का। तो 18 संतरे कितने के आएंगे, तो 18 गुणा 5.50, इसका कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, तो हम इसको नीचे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 को 5.50 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये। अब 1 किलो सेब का मूल्य दे रखा है 80 रुपये, और ये क्या पूछ रहा है 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य ये भी निकालना है। तो देखिए 1 और 3/4 को हम कैसे लिखेंगे, 1 सही 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4। अब ये हमारी क्या है एक मिश्रित भिन्न है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 एकम 4, फिर इसको 3 को ऊपर वाली संख्या को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगी हमारी 7/4, ठीक है। अब जब 1 किलो सेब का मूल्य हो गया 80 रुपये, तो 7/4 जो सेब है उसका मूल्य कितना होगा, तो इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए 7/4 गुणा 80, ठीक है। 7/4 गुणा 80 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 140 रुपये। अब 1.5 किलो संतरे और 7/4 जो सेब हैं उसका क्या पूछ रहा है, ये योग पूछ रहा है। तो 140 और संतरे का कितना निकला था 99 रुपये, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे आ जाएंगे 240 रुपये, यही हमारा होगा राइट आंसर। तो देख लीजिए 240 किस में है, सॉरी 239, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे, बहुत अच्छे से करवाए थे, ठीक है। अब आप मुझे ये क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। फिर मैं वहाँ पर आपके आंसर देखने के बाद आंसर को पिन कर दूंगी कि ये आंसर राइट है, ठीक है। देखिए 4 ऑप्शन है इसमें, एक है 300, दूसरा है 3000, तीसरा है आपका 30,000 और लास्ट है आपका 30 यानी कि 30। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर जो है सही है, ठीक है। ये देख लीजिए 70,560 में आपको 5 और 6 का क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है, और उसका गुणनफल यानी कि उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। आई होप ये आप क्वेश्चन कर पाओगे, और ये आप सभी के लिए होमवर्क है। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करें, समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं फिर से इस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कितना ईजी क्वेश्चन है, देखिए बस आपको जस्ट भाग करना है, जस्ट डिवाइड करना है। 30,10,301 को 43 से भाग करने पर भागफल है, यानी कि सिर्फ आपको भाग करना है, डिवाइड करना है, और जो भी संख्या आएगी वही इसका आंसर होगा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 70,007। क्या आएगा 70,007, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफ़ी ईजी है, ठीक है। गुणनफल 3001 इंटू 101 में से क्या घटाया जाए, यानी कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए जिससे कि हमें 3,03,11 प्राप्त हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा मान लिया करो जो भी आपसे पूछा जाए, जैसे कि 3001 इंटू 101, इसमें से पूछ रहा है क्या घटाया जाए, तो हमने मान लिया, हमने एक्स मान लिया, यहाँ पर एक्स घटा दिया, ठीक है। इक्वल में हमें क्या प्राप्त हो रहा है इसको घटाने पर 3,03,11, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको ट्रांसफ़र करके एक्स की वैल्यू निकाल लेना, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। इसको मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 3001 को जब आप 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो आएगा आपका 3,03,101, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा -x इक्वल्स टू 3,03,11, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x देखिए पक्षांतर करने में अगर आपकी संख्या माइनस में है तो प्लस में हो जाती है, ट्रांसफ़र करते हैं तब, और जब प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है। अब जैसे आप इसको ऐसे कर सकते हो, मान लो -x है, ठीक है, -x यहीं रहने दो। अब 30,03,11 इस वाली संख्या को इधर ले जाओ, जब ये प्लस की इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, 3,03,101, ठीक है। इसमें से इसको घटा दो, घटाने पर ये वैल्यू आएगी माइनस की। क्यों आएगी माइनस की, क्योंकि ये वाली संख्या, एक सेकेंड, यस ये वाली संख्या आपकी क्या है 3,00,000 छोटी है और ये वाली बड़ी है। जब आप इसको घटाओगे तो ये माइनस में आएगी घट करके, और घट करके कितना आ जाएगा आपका 2,790,
ठीक है, यहाँ था -x, माइनस से माइनस कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा x = 2790, यानी कि 2790 आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। 36 और 60 का सबसे छोटा सार गुणनखंड। देखिए, सबसे छोटा सार गुणनखंड यानी कि ये पूछ रहा है एलसीएम, जिसको हम बोलते हैं लासा। ठीक है, डिवाइड करना है आपको, भाग देना है 18 और 45 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड, यानी कि बड़ा जब आ जाता है तो उसका मतलब होता है एचसीएफ, यानी कि मासा बराबर है। कितना ईजी क्वेश्चन है। 36 और 60 का एलसीएम निकालना है, 18 और 45 का एचसीएफ निकालना है और फिर उसको क्या कर देना है, भाग दे देना है, वही आपका हो जाएगा आंसर। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी करवा चुकी हूँ, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको करके एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 30 × 60। ठीक है, जब हम पहले इसको किससे काटेंगे, 2 से, तो ये 2 से जाएगा 15 बार और 2 से ये जाएगा 30 बार, फिर से 2 से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 15 आ गया, 2 से ये कट जाएगा 15 बार। अब 2 से नहीं कटेगा, तो अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। अब किससे कट जाएगा, अब कट जाएगा ये 5 से। तो इसका एलसीएम हो गया 2 × 2 × 3 × 5, यानी कि 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। ये हो गया हमारा एलसीएम 60। अब हमें निकालना है 18 और 45 का एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसका अलग अलग निकालते हैं। जैसे 18 का अगर आप निकालोगे, देखो याद रखना एलसीएम कितना आ गया, 60। एक सेकेंड, साइज थोड़ा सा बिग कर लेती हूँ। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारा 60। अब हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालते हैं हम अलग अलग। जैसे 18 का निकाला हमने, तो 2 से ये जाएगा 9 बार और 3 से ये जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 1 बार। और किसका निकलवा रहा है, 45 का, यानी 45 का। तो पहले ये किससे जाएगा, 2 से कटेगा, नहीं 3 से कटेगा, 3 सॉरी, ये किससे कटेगा, 3 एकम 3, ओफो, और ये आ जाएगा इधर 3 पंजे 15, यानी 15 × 45 और 3 से कट जाएगा 5 बार और ये कट जाएगा 5 से 1 बार। एचसीएफ क्या होता है, जो भी दो संख्याएं दी हुई होती है उसमें जो वैल्यू कॉमन होती है वही हमारा एचसीएफ होता है। जैसे 2 × 3 × 3 ये इधर वाला हो गया, ये हो गया 3 × 3 × 5 ये इधर वाला हो गया। अब देखिए 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो ये नहीं लिखा जाएगा। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, फिर से 3 इसमें है और 3 इसमें भी है, यानी कि एचसीएफ हो गया 3 × 3। एचसीएफ आ गया हमारा 9। 5 देखिए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हमारा सार गुणनखंड नहीं होगा, एचसीएफ नहीं होगा। तो इसका जो एचसीएफ आ गया वो हमारा आ गया 9। जब देखिए एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था हमारा 180 और एलसीएम कितना आया था 180 और जो हमारा एचसीएफ आया है वो कितना आया है, तो वो आया है हमारा 9। ठीक है, तो 180 को हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54, 10 दहाई। 10 दहाई को हम लिखते हैं, 10 दहाई का मतलब होता है 1 जीरो और प्लस 11 सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 2 जीरो, यानी कि 1 2। ठीक है, प्लस 12 इकाई का मतलब होता है 1। ठीक है, तो ये 12 ही रहेगा जब 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूछ रहा है ये किसके बराबर है, तो कुछ नहीं करना, बस इन सभी संख्याओं को आपको ऐड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका, और इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 और 1, यानी कि जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 1 2। ठीक है, 1212। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42 के गुणनखंडों की संख्या है, यानी कि इतना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फैक्टर्स निकालने हैं, 42 के गुणनखंड निकालने हैं। 42 के फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, 2 से इसको करेंगे तो 2 से ये जाएगा कितनी बार, 21 बार, और फिर से ये किससे जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 7 बार कटेगा, 3 7 21 और फिर ये कटेगा 7 से 1 बार, यानी कि 42 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 3 × 7। कितने गुणनखंड है, 1 2 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल, यानी कि जो भी रिमाइंडर बचता है वो, और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। कुछ नहीं करना है, 12 से हमें 3488 में भाग देना है। ठीक है, और 11 से हमें 2478 में भाग देना है, और जो भी संख्या आएगी उसको माइनस करना है, बस वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये देखिए जब आप 3488 को 12 से डिवाइड करोगे तो इसका जो ये होता है, देखिए ये इसको बोलते हैं हम भागफल। ठीक है, और जो नीचे हमें प्राप्त होता है वो हमारा होता है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। तो शेषफल हमें प्राप्त हुआ 8। दूसरी संख्या क्या थी, तो दूसरी संख्या थी हमारी 2478। इसको जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेषफल रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3।
अब इसने बोला था कि जो पहला वाली संख्या है उसका रिमाइंडर यानी उसका शेषफल और दूसरी वाली संख्या के शेषफल में से दूसरी वाली संख्या के शेषफल को माइनस करना है। तो पहला है हमारा कितना है 8, दूसरा आया है हमारा 3। तो जब हम 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार सीटेट के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:30 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय है कितना। बेसिक क्वेश्चन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर है, आपको सिर्फ टाइम काउंट करना है कि उसको कितने घंटे लगे वहाँ पर पहुँचने में। ठीक है, तो देखिए ये पी है हमारा पॉइंट और ये हमारा क्यू पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक वो चला, हमें बस ये निकालना है कि इस बीच उसको कितना टाइम लगा। ठीक है, अब देखिए वो यहाँ से चला था सुबह 8:18 पर। ठीक है, और वो पहुँचा कितने बजे है, तो वो पहुँचा है 10:28 पर, यानी कि रात के जो है बज रहे हैं उसको 10:28 हो रहे हैं। ठीक है, अब सीधा सीधा आप टाइम काउंट कर लीजिए। 1 सेकंड। एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। ठीक है, सही है। आपको क्या करना है, इसका टाइम काउंट करना है। टाइम काउंट करिए, सुबह के 8 बज रहे हैं और रात के 10:30 बजे गाड़ी पहुंची है। ठीक है, तो आप कैसे काउंट करोगे, 8 से 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब आप इसको काउंट करोगे ना तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक टोटल जो आपका टाइम हो रहा है वो हो रहा है 14 घंटे। कितने हो रहे हैं, 14 घंटे। अब आप मिनट का भी देख लीजिए, तो 18 मिनट हो रही थी और वो पहुंचा है 28 मिनट पर, यानी कि 18 से 28 में कितना टाइम है, वो है हमारा सीधा सीधा 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 8:18 से हम 10:18 कर लेते हैं और उसको जो है 10 मिनट और एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी कि उसको 14 घंटे और 10 मिनट का टाइम लगा है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 14 घंटे 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन से रिलेटेड। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। मान लीजिए ये एक पिज्जा है। ठीक है, इसके 4 पार्ट हैं, ये है। ठीक है, इसमें से इतना भाग किसने खा लिया, रेनू ने खा लिया, 1/4 भाग। ठीक है, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया, यानी कि इतना पिज्जा हमारे पास बचा। इस पिज्जे को 12 बच्चों में बांट दिया गया है। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये देखिए, पिज्जा का 1/4 भाग किसने खाया है, रेनू ने। मान लीजिए एक पिज्जा है हमारे पास। ठीक है, 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, तो 1/4 भाग घटा देंगे तो कितना बचेगा, शेष हमारे पास बचेगा 3/4 भाग। अब जो भाग बचा उसको बराबर 12 भागों में हमें बांटना है। ठीक है, तो एक भाग में कितना हो गया, 3/4। तो एक भाग हमारा कितना आ जाएगा, 1/12 से हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक भाग आ जाएगा हमारा 1/16। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं एक नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।